हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो फ्यूचर में एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट फेस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब आप परीक्षा हॉल में पहुँचें और आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है क्वेश्चन पेपर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ज़रूरी बातों में अंडरलाइन भी कर लीजिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। फिर जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपसे कहा जाए, स्टार्ट करने के लिए कहा जाए, तो आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना शुरू कीजिए शुरू से आखिरी तक, और जो क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इजी हैं उनमें टिक करते जाइए कि ये क्वेश्चंस हमसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चंस हैं और 25 और 20 क्वेश्चंस में आपने टिक कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और उससे और भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपका माइंड एक्टिव होगा और आप इजीली उनको कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है टाइम मैनेजमेंट। जो मान लीजिए एग्ज़ाम 60 मिनट्स का है तो मेरे हिसाब से आपको 15 मिनट्स जो मोस्ट इजी क्वेश्चंस हैं, जो आपको एक बार देखते ही आ गए हैं, उनको देना चाहिए। फिर कुछ ऐसे मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं जिनको थोड़ा सा सोचने का समय आपको चाहिए, उनके लिए आप 20 to 25 मिनट्स रखिए, और जो टफ क्वेश्चन है उनके लिए 10 मिनट्स और 10 मिनट्स फॉर क्विक रिवीजन। ये मैंने टाइम मैनेजमेंट मिनट्स में टोटल 60 मिनट्स का हिसाब बनाया है। अगर एग्ज़ाम 90 मिनट्स का है तो अकॉर्डिंगली आप 10 मिनट्स 5 मिनट्स इस तरह से बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट के बाद डोंट रश। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर ये है, तो बिना पूरे चॉइस जो 4 चॉइसेस हैं उनको पढ़े बिना ही हम टिक कर देते हैं। ये ऐसी गलती कभी ना करें। सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। कई बार आपको क्वेश्चन में ही आंसर का क्लू मिल जाता है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद 4 ऑप्शंस, आपको पता है कि आपका आंसर बी है या सी है, लेकिन फिर भी ध्यान से 4 ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही टिक कीजिए। इसलिए डोंट रश। दूसरा यह है कि जैसे जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएं, जिन पे जो आपको शीट दी गई है OMR शीट, उस पर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं उनमें आप टिक कर दीजिए। आप क्वेश्चन पेपर पे OMR शीट है, उस पर आपको मालूम है बबल या इस तरह के सर्किल होते हैं, उनको आप भरना है। आपका ऑप्शन अगर ए है, बी है, सी है, उसको इस तरह से पूरा सर्किल भर देंगे और क्वेश्चन पेपर में टिक कर लीजिए। टिक का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में टिक हो गया, सेकंड में हो गया, थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सोचना है, तो उसमें आप क्या करिएगा, सर्किल लगा दीजिए। सर्किल का मतलब है कि ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन ये टाइम शुरू में नहीं देना है। ये ध्यान रखिएगा, टाइम शुरू में नहीं देना है। पहले शुरू से लेकर आखिरी तक आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको आते हैं, लेकिन पूरा ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आप उनको सर्किल में भरिए और क्वेश्चन पेपर में टिक करते जाइए। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मॉडरेट हैं, यानी इनको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, उनमें आप सर्किल लगा लीजिए। लेकिन बीच में ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको लगेगा कि इनके बारे में आपके पास कोई क्लू नहीं है, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, उनको आप क्रॉस कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आप टिक वाले शुरू से आखिरी तक सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, तो फिर आपका टाइम स्टार्ट होगा मॉडरेट क्वेश्चन यानी सर्किल वाला। फिर उनको धीरे धीरे आप करना शुरू करेंगे और सर्किल वाले ही अगर कंप्लीट होते जाए, मान लो कोई सर्किल वाला कंप्लीट हो गया तो उसको डबल टिक या सिंगल टिक कर दीजिए, इट मीन्स ये कंप्लीटेड।
कुछ सर्किल वाले भी बच जाएंगे, कुछ क्रॉस वाले भी बच जाएंगे। तो उनको कैसे करना है उसके लिए मेरे पास 10 ट्रिक्स हैं जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक देखते रहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स साइंटिफिक भी हैं और साइकोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं, मनोविज्ञान पर बेस्ड हैं। इसमें क्विक रिकॉल, ये CDM कहलाता है, कंटेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। मतलब कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको कई बार ऐसा लगेगा कि अरे जस्ट मैंने ये पढ़ा है, कहीं याद नहीं आ रहा है, आप सोचने लगे। तो आप क्वेश्चन के बारे में ना सोच के वो जगह रिकॉल कीजिए, वो बुक रिकॉल कीजिए, वो पेज रिकॉल कीजिए, वो फिगर रिकॉल कीजिए कि आपने कहाँ देखा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन से आप दिमाग हटाकर अगर आप उस जगह के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ याद आ जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा करने के बाद भी अगर ऐसा होता है कि कुछ 10 to 15 और 20% क्वेश्चन बच जाते हैं जिनका आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो फिर ये जो 10 ट्रिक्स हैं उनको ट्राई करना है। लेट अस स्टार्ट देम वन बाय वन। सबसे पहले है एलिमिनेट ऑप्शंस। मतलब इस तरह से मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आपको दिया, 4 ऑप्शंस दिए हैं तो एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड मीन्स क्रॉस करते जाइए कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली आप कम से कम 2 आंसर पे तो क्रॉस कर ही पाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कई बार 3 पर भी क्रॉस हो जाएगा, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कई बार 2 बार ही क्रॉस करने के बाद 2 आपको ऑप्शंस लेफ्ट होंगे, वो उसमें आगे ट्रिक में आपको पता लगेगा कैसे करना है। तो एलिमिनेट ऑप्शन, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इज बिल्ट इन रिवर बेसिन्स। रिवर पर कौन सा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि रिवर पर कोई लेक से झील नहीं बनेगी, कोई टैंक नहीं बनेगा। वाटर टैंक तो ऊपर बनता है, लेकिन डैम बनाया जा सकता है। तो आपने जैसे ही एलिमिनेट मेथड अपनाया तो आपने देखा कि इजीली एलिमिनेशन के बाद आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो एलिमिनेट ऑप्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। उल्टा चलिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसको आप क्रॉस करते जाइए। तो कई बार आप 2 ऑप्शंस पर क्रॉस कर देंगे, 2 बचेंगे, उन दोनों में से एक कौन सा सही हो सकता है ये आगे वाले आपको मेथड्स में पता लग जाएगा। सेकंड है अवॉइड रिपीटिंग ऑप्शंस। रिपीटिंग ऑप्शंस का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 30 आ गया, 31 नहीं आया, 32 का भी आ गया आंसर, और 30 का आंसर बी है, 32 का भी आंसर बी है। तो मान के चलिए कि तीनों बी नहीं हो सकते, यानी जो 31 आपको नहीं आया है उसका ऑप्शन बी नहीं होगा, इसको अवॉइड करना है। अगर ऐसा भी है कि आपको 30 आ गया, 31 नहीं आया, 32 भी नहीं आया, तो मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन अगर बी था तो 31 जो आपको नहीं आ रहा है उसका ऑप्शन बी होने के चांसेस 80% तक कम हो जाएंगे। तो आपको ऑप्शंस रिपीट करना अवॉइड करना है जब तक कि आप कंफर्म ना हो। इफ़ यू आर कंफर्म देन इट्स ओके। सो यू हैव टू अवॉइड रिपीटिंग ऑप्शंस। इसके बाद थर्ड है रिकॉग्नाइज कीवर्ड्स। क्वेश्चन को पढ़ के आपको कीवर्ड समझने की कोशिश करना है, जिसमें पहला है सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। एक सी साउंड जैसे आए, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखें, हु वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन। आपको यहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, इनमें से कौन पॉलिटिशियन नहीं था। आई के गुजराल, SL बहुगुणा, HN बहुगुणा, J जयललिता। तो इन दोनों में कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा। सिमिलर साउंड किस में है? इन दोनों में है। जब सिमिलर साउंड इन दोनों में है तो मान के चलिए कि आंसर इन दोनों में से एक है। तो एक्चुअली 2 आपने एलिमिनेट कर लिए, अब ये 2 बचते हैं, SL बहुगुणा, HN बहुगुणा। तो अगर थोड़ा मेमोरी पर जोर डालेंगे, ये पॉलिटिशियन थे तो बचता ये सुंदरलाल बहुगुणा,
जो कि पर्यावरणविद थे, इतना नहीं भी मालूम हो तो अगर एक पता लग गया तो दूसरे के बारे में आपको पता लग जाएगा। फिर इसी तरह से सिमिलर साउंडिंग में एक और क्वेश्चन है, द सेल इज स्टडीड अंडर द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, साइटोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोलॉजी। तो आप देख रहे हैं कि जो साउंड है सिमिलर साउंड वो फर्स्ट ए और बी में आ रही है, साइकोलॉजी एंड साइटोलॉजी। तो ये पक्का मानिए कि आंसर अगर सिमिलर साउंड दो ऑप्शंस में है तो कोई एक उनमें से आंसर होगा। तो आंसर है यहाँ पे साइटोलॉजी। और देखिए, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which supplies energy to the reaction, increases the equilibrium concentration of the product, decreases the equilibrium concentration of the product। ये एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, जब कंप्लीटली अपोजिट, ये जो मैंने लिखा है कंप्लीटली अपोजिट ऑप्शंस, तो कंप्लीटली मीन्स एक में इंक्रीज हो रहा है एक में डिक्रीज हो रहा है, तो मान के चलिए कि इन दोनों में से ही सही ऑप्शन है, और सही ऑप्शन है इंक्रीज द इक्विलिब्रियम। तो ये फोर्थ ऑप्शन है, ऑप्शन विथ लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। नॉर्मली क्या होता है कि मल्टीपल चॉइस टाइप में एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस अगर कोई सेंटेंस में बहुत लंबा है तो मान के चलिए कि एग्जामिनर ने उस आंसर को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो वही सही आंसर है, लेकिन बाकी कंफ्यूज करने के लिए आसपास दूसरे भी दिए जाएंगे। तो अगर लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है तो 90 to 95% चांसेस हैं कि वो ही सही आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन 5 इसमें है, यूरोपियन यूनियन कॉल्ड फॉर कट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिकॉज, और ये देखिए लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट है, यही सही आंसर है। वो क्या है, एज टेम्परेचर में राइज ऑलमोस्ट बाई एडिशनल 1 degree and this may lead to severe climate change putting all humans being in danger। so longest statement की वजह से हमारा वोट इसको होगा कि this may be the correct answer। अब आते हैं ट्रिक नंबर 5, गोल्डन ऑप्शंस। गोल्डन ऑप्शंस का मतलब यहाँ पे है 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं कई बार, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो जब कभी इस तरह का ऑप्शन मिले, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे एक एग्जाम्पल है 1/4 ऑफ 60%, 1/4 ऑफ 60% ऑफ ए नंबर मीन्स एक्स ले लीजिए, इज इक्वल टू, इक्वल लगा दिया, 2/5 of 20% ऑफ अनदर नंबर। इन दोनों का रेशियो x और y रेशियो निकालना है। तो आप 100 तो यहाँ से कैंसिल कर ही दीजिए, 5 से ये 4 हो जाएगा और 4 से ये 15 हो गया, तो x अपॉन y क्या आएगा, 8/15। यह रेशियो हुआ 8:15। पर आप देख लीजिए इन तीनों में कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ये कंफ्यूज करेगा 8 से। आपको ऐसा लगेगा कि 8:15 लिखा है, बाई मिस्टेक ये 13 है और आप इसको लगा देंगे। नो, इसका मतलब है नन ऑफ द अबव, दैट इज डी। अब कई बार ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, हालांकि ये छोटी क्लास में पॉसिबल है। तो जब ट्रू फॉल्स हो तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ट्रू वाले की होती है, यानी ट्रू ऑब्लिक फॉल्स लिखा है, तो अगर आप ट्रू पर ज़्यादा चांस लगाएंगे तो 90% चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो। सो ट्रू फॉल्स में ट्रू पर आप ऑप्शन चूज करिए। 7th है, अवॉइड कंप्लीटली अनरिलेटेड अनबिलीवेबल ऑप्शंस। अनरिलेटेड है उसको अवॉइड ही करिए। जैसे SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर हेड एच। मैंने टेंशन से रिलेट करके हेड एच लिख दिया, ये अनरिलेटेड है, इसको बिल्कुल अवॉइड करिए।
अब इन तीनों में से एक आंसर होगा। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ है तो एरिया नहीं है तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है यूज क्लूज इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो क्लू दिए हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, अ न्यूटन इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शंस हैं। अब आप देखिए न्यूटन का के लिए आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F इज इक्वल टू ma। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर नहीं हैं तो बस जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मास है ये m, ये तो हो जाएगा किलोग्राम, और a है एक्सेलरेशन, ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी न्यूटन जो है 1 और फोर्स है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो किस तरह से मैनिपुलेट किया है, किलोग्राम भी है, मीटर भी है, सेकंड स्क्वायर भी है। आप इस ऑप्शन को बी को देखिए, किलोग्राम भी है, मीटर भी, सेकंड स्क्वायर है। अगर आप बहुत जल्दबाजी करेंगे तो आप गलती कर जाएंगे, क्योंकि ये इनटू में हमें क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब 9th क्वेश्चन इसी तरह का है, मैथमेटिक्स का है। r इक्वल टू 7 मीटर, एरिया ऑफ द सर्किल इज। आपको मालूम है एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। r है 7 तो 49 पाई। अब आप यूनिट पर ध्यान दीजिए, यूनिट पर यही बात जो इस क्वेश्चन साइंस वाले में बताई थी कि यूनिट पर ध्यान भी देना है आपको। और इसकी यूनिट क्या आना चाहिए, आर किस में है, आर है मीटर में, तो इसका आंसर मीटर में ही होगा, मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में बदल दिया गया हो पूरे को। तो आप देखिए जैसे 14 आपने जैसे ही 49 पाई कैलकुलेट किया और इमीडिएटली आप इस ऑप्शन पे चले गए कि 49 पाई और आपने इसको ए टिक कर दिया, लेकिन आप देख लीजिए 49 पाई ज़रूर है, कोई यूनिट नहीं है। इसमें 154 मीटर स्क्वायर किया है, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि वो है भी कि नहीं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, 7 से कट कर दीजिए, 7 को 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 154। लेकिन ये क्या है, फिर अगर आपने ऐसा कैलकुलेट कर लिया तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन मीटर स्क्वायर देखते ही फिर गलती हो सकती है, क्योंकि ये भी तो मीटर स्क्वायर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें पाई नहीं है। तो होता क्या है कि जल्दबाजी में फिर बाद में जब आप एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलते हैं कहते हैं अरे यार गलती हो गई, पाई तो मुझे ये नज़र ही नहीं आया कि पाई नहीं था। और इस तरह की मिस्टेक से क्वेश्चंस जल्दबाजी में चले जाते हैं। इसलिए शुरू में भी मैंने आपको कहा है डोंट रश, एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए और सारे ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए और देख लीजिए कि अगर यूनिट की बात है तो सही यूनिट है कि नहीं है, चाहे वो साइंस का केस हो चाहे मैथमेटिक्स का हो। और अगर इंग्लिश का है तो इंग्लिश में क्या होता है नॉर्मली कि जो करेक्ट आंसर होगा आप देखेंगे उसकी स्पेलिंग भी सही होगी और सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा, लेकिन बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, और अगर स्पेलिंग गलत नहीं है तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो सकता है। तो जब कभी भी इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको ऑप्शंस दिखाई दें या किसी और में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन फिजिक्स में भी आपको 4 ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन में ग्रामेटिकली मिस्टेक है तो मान के चलिए कि वो ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर में नहीं है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब आप आइए 9th ट्रिक है ये, 4 ऑप्शंस अगर ABCD है तो 4 ऑप्शन में क्या होता है, एक अमेरिकन ऑथर हैं विलियम पाउंडस्टोन, इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है इस पर MCQ पर और इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। इन्होंने ये बताया है कि जब कभी भी 4 ऑप्शंस हो ABCD तो जो ऑप्शन B है उसके सही होने के चांसेस 28% होते हैं और ऑप्शन C के सही होने के चांसेस 25% होते हैं। तो और अगर 5 ऑप्शंस है ABCDE तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी E की होती है। ये अब
बहुत ज़रूरी बात, कई बार देखा मैंने कि बच्चे तुक्का लगाते हैं, तुक्के में एक पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये जितने भी डिस्कशंस हैं ये बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर एंड साइंटिफिक मेथड हैं। तो तिक्केबाजी ना करके इन पर अगर आप विश्वास करेंगे तो मैं कह सकता हूँ कि आप 99% तक करेक्ट आंसर दे सकते हैं और आपकी स्कोरिंग भी बहुत हाई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब